श्री गुरुकुल साइंस एकेडमी में मैं रोशन दहिया केमिस्ट्री पीजीटी आप सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, रासायनिक बल गतिकी जिसके पार्ट 2 में आज हम जो स्टडी करेंगे वो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले जो कारक ले रहे थे हम, उनमें से एक जो प्रमुख कारक था रासायनिक अभिक्रिया का वेग सांद्रता के साथ कैसे प्रभावित होता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का वेग सांद्रता के साथ प्रभावित जैसे जैसे जो पदार्थ की सांद्रता बढ़ती क्रिया कारकों की, वैसे वैसे जो है रासायनिक अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है, क्योंकि जो वेग होता है वो सांद्रता के प्रोपोर्शनल होता है। सांद्रता बढ़ने के साथ साथ रासायनिक अभिक्रिया का वेग भी इंक्रीज होगा। वेग हमेशा कैसे बढ़ता है, जैसे ये जो वेग किस प्रकार से बढ़ेगा, कैसे कम होगा, कैसे घटेगा, तो इसके बारे में स्टडी करने के लिए हमें जो है 2 नियम हैं। देखिए, पहला जो नियम है वो है द्रव्य क्रिया का नियम। द्रव्य क्रिया का नियम। दूसरा जो नियम है वो है वेग नियम। 2 नियम है। जो हमारा फर्स्ट नियम है वो है द्रव्य क्रिया का नियम, दूसरा है वेग नियम। तो हम इन नियम की सहायता से कोई भी जो पदार्थ है उसकी सांद्रता के अकॉर्डिंग रासायनिक अभिक्रिया का वेग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं द्रव्य क्रिया का नियम। तो देखिए, नंबर 1 जो हम पहला पढ़ेंगे द्रव्य क्रिया का नियम। तो देखिए, द्रव्य क्रिया का नियम क्या है? द्रव्य क्रिया का नियम। इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया है A + B = C + D। ये क्रिया कारक है रिएक्टेंट्स और ये है प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो स्टूडेंट्स जो प्रोडक्ट होता है उन पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता, केवल किस पे निर्भर करेगा? केवल क्रिया कारक की सांद्रता पर, जो केवल इनकी जो है क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। हमेशा ध्यान रखिए, रासायनिक अभिक्रिया का वेग केवल क्रिया कारक की सांद्रता पर ही निर्भर करता है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? जैसे मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया का वेग निकालना है, तो देखिए वेग क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसके प्रोपोर्शनल होगा? कि जो क्रिया कारक है यानी कि रिएक्टेंट्स है उसका जो मोलर द्रव्यमान है उनके गुणनफल के समानुपाती होता है। रासायनिक अभिक्रिया का वेग द्रव्य क्रिया के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो क्रिया कारक है उनकी जो मोलर सांद्रता है उनके समानुपाती होता है। वेग प्रोपोर्शनल जो A की
मोलर सांद्रता और बी की सांद्रता, इन दोनों का गुणनफल के समानुपाती है। ये क्या चीज़ है? एक्टिव मास, सक्रियता द्रव्यमान के समानुपाती है। तो ये हो जाएगा वेग इक्वल टू के सक्रिय द्रव्यमान यानी ए और सक्रिय द्रव्यमान बी। चाहे तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ए का मोलर द्रव्यमान, बी का मोलर द्रव्यमान। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, जो ए है उसका सक्रिय द्रव्यमान या बी का सक्रिय द्रव्यमान। तो ये वेग जो होता है वो ए के और बी के जो सक्रिय द्रव्यमान हैं उनके गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ जो मैंने के लिखा, के एक स्थिरांक है, के जिसको बोलते हैं वेग स्थिरांक, ये एक वेग स्थिरांक है। और इस वेग स्थिरांक, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? यदि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में सक्रिय द्रव्यमान को यदि हम इकाई मान लें, एक मान लें, जैसे मान लीजिए जो ए का सक्रिय द्रव्यमान उसको हम एक मान लें और बी का जो सक्रिय द्रव्यमान है उसको भी हम एक मान लें, तो ये क्या हो जाएगा? वेग इक्वल टू के 1 × 1, ये 1 हो गया। तो जो सक्रिय द्रव्यमान होता है वो वेग के बराबर होगा। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो क्रिया कारक होते हैं उनके जो सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल यदि हम इकाई मान लें तो जो वेग होगा वो वेग स्थिरांक के बराबर होगा। तो आप वेग स्थिरांक की भी डेफिनेशन इससे दे सकते हो कि वेग स्थिरांक किसे कहते हैं। तो वेग स्थिरांक किसे कहते हैं? यदि द्रव्य क्रिया के नियम के अनुसार कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, जिसमें हम क्रिया कारक की सांद्रता को इकाई मान लें, एकांक मान लें, तो जो वेग होगा वो किसके बराबर होगा? वेग स्थिरांक के बराबर होगा। ये एक मान ले बस। अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया ऐसे दे दे, जैसे कोई जो ये तो क्या सामान्य रासायनिक अभिक्रिया थी, ये एक बन रहा था, ये भी एक था, ये भी एक था, ये भी एक था। हमेशा ये जरूरी नहीं एक ही बने। मान लीजिए क्रिया कारक है ए और ये क्रिया कारक है बी, तो ये बन गया सी, ये बन गया डी। तो देखिए जो क्रिया कारक ए है, तो ये क्रिया कारक ए है तो इसके अणु मान लीजिए बन गए ए, इसके बी के बी और सी के स्मॉल सी और डी के स्मॉल डी, ये अणु बन गए। तो ए के ए अणु बने। तो देखिए जो ये है आगे की संख्या, तो इनको हम पावर में लिखेंगे और इनको हम जो है वो स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ वेग लिखना, अब इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए वेग लिखना, तो वेग कैसे लिखेंगे? वेग प्रोपोर्शनल होगा किसके? जो ये क्रिया कारक है उनके सक्रिय द्रव्यमान या मोलर सांद्रता। तो अब ये जो है यहाँ ए और बी, ये पावर में लग जाएगी, ए और बी। तो यहाँ ये ए और बी क्या है? यहाँ ए व बी जो है स्टाइकियोमेट्री गुणांक है। स्टाइकियोमेट्री गुणांक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो अभिक्रिया थी ये द्रव्य क्रिया का नियम था। अब देखिए जो दूसरा है रेट लॉ, वेग नियम। अब हम पढ़ेंगे वेग नियम के। तो वेग नियम क्या है वो देखिए, वेग नियम, वेग नियम हमारा दूसरा नियम है वेग नियम। इसको रेट लॉ भी कहते हैं, रेट लॉ। देखिए जैसे मान लीजिए एक इसी अभिक्रिया की बात करते हैं, ये अभिक्रिया ले लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं, या फिर मान लीजिए सपोज कीजिए ये अभिक्रिया ले लेते हैं, ये देखिए इस अभिक्रिया को देखिए। इसमें यहाँ पर जो स्टाइकियोमेट्री गुणांक मैंने ए और बी दिया, तो आपको पता है जो ये
द्रव्य क्रिया का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग मैंने स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक को घातांक में लिखा है। तो वेग नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें मान लीजिए क्रिया कारक के अंदर यहाँ A दिया है और ये B दिया है, तो इसको हम जब वेग नियम से ऐसे नहीं लिखते हैं, ये वेग नियम यहाँ एक कांस्टेंट लगा देते हैं कि सीधा लिख दीजिए। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ हम इसको ऐसे नहीं लिखे, हम कैसे लिखेंगे वो देखिए। इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, वेग प्रोपोर्शनल क्रिया कारक A की सांद्रता क्रिया कारक B की सांद्रता का गुणनफल है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ A होगा। वेग नियम के अकॉर्डिंग यहाँ ये नहीं माना जाएगा कि जो ये A है तो ये वास्तव में A होगा। यहाँ अपन इसको कोई भी अचर मान लेते हैं X और B को मान लेते हैं Y। इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसका कारण अभी मैं बताता हूँ क्या है। वेग इक्वल टू के A और ये हो गया B, ये हो गया Y। इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, देखिए यहाँ तो मैंने A और B ले लिया सीधा, यहाँ मैंने X Y क्यों लिया, इसका रीजन समझिए, इसका कारण समझिए। देखिए सबसे पहले तो क्या है कि ये जो द्रव्य क्रिया का नियम है ये सैद्धांतिक है, और सैद्धांतिक में हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को देखकर उसका वेग लिख सकते हैं। लेकिन जो वेग नियम है वो प्रायोगिक है, प्रैक्टिकली है, और प्रयोग के आधार पर उसको निकाला जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को देखकर उसका जो है हम वेग नहीं लिख सकते। तो ये कोई ज़रूरी नहीं इसके लिए यहाँ पर A होगा, जो ये पावर दी है उसके लिए मैंने यहाँ अचर मान ली X और इसके लिए मैंने मान ली Y। तो यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो है वो A ही हो भी सकता है यहाँ A, और ये भी जरूरी नहीं हो। तो ये क्या है जो प्रैक्टिकली प्रूव है, तो आपको समझ में आ गया ये थ्योरिकली है और वेग नियम प्रैक्टिकली है, प्रयोग के आधार पर ये निकाला जाता है। X और Y की वैल्यू प्रयोग के आधार पर। अब देखिए कैसे प्रयोग के आधार पर कैसे निकाली जाती है वो देखो कि जैसे मान लीजिए एक ऐसी रिएक्शन बताता हूँ जिसमें मान लो आप द्रव्य क्रिया का नियम से निकालोगे और वेग नियम से निकालोगे तो डिफरेंट आते हैं, अभिक्रिया का वेग अलग अलग आएगा। जैसे एक ऐसी रिएक्शन बताता हूँ, ये देखिए CHCl3 प्लस ये क्लोरोफॉर्म है, और क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन यदि मैं क्लोरीन के साथ में करवा दूँ तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। अब इस रिएक्शन के लिए मैं सपोज करो सबसे पहले मैं मान लीजिए द्रव्य क्रिया का नियम लगाऊं, तो देखिए ये द्रव्य क्रिया का नियम, तो इस नियम के अकॉर्डिंग जो वेग होगा वो क्या होगा इसका, तो देखिए पहले इसका जो वेग होगा वो CHCl3 की सांद्रता और क्लोरीन की मोलर सांद्रता, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, तो ये वेग होगा। अब यहाँ देखो ये मैं यदि इसी को वेग विधि द्वारा निकालूं, वेग नियम से निकालूं, वेग विधि या वेग नियम से निकालूं, तो ये जो वेग इसका जो क्या आएगा वो देखिए, तो इसका वेग ही आएगा रियल में CHCl3 और ये Cl2 और इसकी जो पावर 1/2, यानी ये रूट में आ जाएगा क्लोरीन। तो अब देखिए द्रव्य क्रिया के नियम से निकाला और वेग नियम से निकाला, तो दोनों का वेग डिफरेंट आया, अलग अलग आया, दोनों का वेग एक जैसा नहीं आया, समान नहीं आया, अलग अलग भिन्न आया। ऐसा क्यों हुआ? तो ये ज़्यादा सही है या ये ज़्यादा सही, हम किस को वरीयता देंगे, क्योंकि दोनों का अलग अलग आया। तो देखिए हमेशा हम वेग नियम को ही वरीयता देंगे, क्योंकि ये जो वेग नियम है ये प्रैक्टिकली है
इस प्रैक्टिकली प्रूव के आधार पर हम x और y भी निकालते हैं। तो ये प्रैक्टिकली जो प्रायोगिक आधार, ये केवल सैद्धांतिक है, तो हम इसी को वरीयता देंगे, वेग नियम को ही वरीयता देनी है। अब ऐसा क्यों होता है? दोनों नियम तो अपनी अपनी जगह पर सही है, फिर भी आप ये ऐसा क्यों हुआ, तो इसको एक समीकरण से समझते हैं। देखा था कि जो क्लोरोफॉर्म है उसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराने पर कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो इस अभिक्रिया के लिए जब हमने अभिक्रिया का वेग निकाला तो द्रव्य क्रिया नियम के अनुसार क्या आया था, CHCl3 की जो मोलर सांद्रता और Cl2 की मोलर सांद्रता थी, उन दोनों के गुणनफल के बराबर आया। लेकिन वेग नियम से जो क्लोरोफॉर्म और क्लोरीन और उसका जो क्लोरीन का रूट यानी पावर 1/2 उसके बराबर आया था। तो ये देखिए ऐसा क्यों हुआ, भिन्न भिन्न क्यों आया। तो एक रिएक्शन और बताता हूँ। देखिए ऐसी रिएक्शन, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ NO2 + F2 = NO2 F2। मान लीजिए ये एक रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन है, यहाँ 2 कर देता हूँ, यहाँ 2 कर दे। इस रिएक्शन में देखिए क्रियाकारक ये, तो सबसे पहले मैं द्रव्य क्रिया नियम से लिखता हूँ, द्रव्य क्रिया नियम। तो मैं द्रव्य क्रिया नियम से जब ये रूल लगाता हूँ तो देखिए क्या होता है, ये होगा इसका जो वेग किसके समानुपाती होगा, वेग किसके बराबर होगा, K NO2, और ये जो गुणांक है स्टाइकियोमेट्री गुणांक, ये द्रव्य क्रिया में ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा आपके F2। तो हमारे पास में ये आया। अब इसी को यदि मैं मान लीजिए इस प्रकार से लिख दूं, दूसरा नियम से, जो आपका कौन सा नियम है दूसरा, वेग नियम से, वेग नियम से। अब देखिए वेग नियम से लिखूं तो ये मेरे पास में क्या आएगा, वेग = K NO2 F2, ये आ रहा है। डिफरेंट क्यों आया? देखिए हमेशा आप ध्यान रखिए कि जो द्रव्य क्रिया नियम है उसमें जो पावर लगाते हैं उनको तो हम बोलते हैं स्टाइकियोमेट्री गुणांक, और जब वेग नियम में यदि हम लगाते हैं तो उसको बोलते हैं वास्तविक गुणांक। तो वास्तविक गुणांक तो यहाँ कुछ लगा नहीं, यहाँ तो स्टाइकियोमेट्री गुणांक था, यहाँ लगाते तो वास्तविक गुणांक हो जाता, लेकिन यहाँ तो वास्तविक गुणांक आया नहीं। अब समस्या वही हो गई कि ये सही है या ये सही, ये ही सही है। इसका मैं एक प्रैक्टिकली प्रूफ बता रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए, ऐसा इसलिए होता है, ये एक जटिल अभिक्रिया है, जटिल अभिक्रिया, द्वितीयक अभिक्रिया और जटिल अभिक्रिया है। ये 2 पदों में संपन्न होती है। कितने पदों में संपन्न होती है? 2 पदों में। देखो पहला पद ये है, जो पहला पद है वो ये है NO2 + F2 = 2NO, ये NO2 F2, ये। तो देखिए इस रिएक्शन में हमारे पास में ये बना और साथ के अंदर मेरे पास में बना F। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये F बना वापस, ये एक छोटा सा अणु है और सिर्फ एकमात्र अणु होने के कारण से इसने एक NO2 के साथ में और रिएक्शन की, तो मेरे पास में ये बन गया NO2F2 बन गया। तो अब देखो यहाँ F से F क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो मेरे पास में क्या आ गया वो देखिए
मेरे पास में आ गया ये एक NO2 और एक NO2 कितने हो गए 2 NO2 प्लस ये क्या हो गया F2 हो गया, और ये यहाँ पर क्या आ गया ये NO2 F2 कितने अणु आ गए, एक और दो, तो मैंने ये दो लिख। तो देखो ये रिएक्शन है ये बहुत स्लो है, स्लो अभिक्रिया, धीमी अभिक्रिया है, और ये जो है ये फास्ट अभिक्रिया है, क्योंकि फ्लोरीन का एक अणु, और अणु जो होता है जब केवल अणु अकेला होता है तो फास्ट रिएक्शन करता है। और अभिक्रिया का वेग हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जो स्लो अभिक्रिया होती है, धीमी अभिक्रिया होती है, उसके द्वारा अभिक्रिया का वेग निर्धारित किया जाता है। तो अब हमें ये देखना है जो धीमी अभिक्रिया है वो कौन सी है, ये इसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। तो इसलिए क्या डिफरेंट आ जाता है, अब देखो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग आप ये निकालिए द्रव्य क्रिया का नियम, तो क्या आएगा, तब हमारे पास में ये आएगा द्रव्य क्रिया के नियम से, द्रव्य क्रिया के नियम से जो वेग होगा वो किसके बराबर होगा, वो ये NO2 की सांद्रता और F2 की सांद्रता के गुणनफल के बराबर होगा। अब मैं वेग नियम से भी निकालूं तो भी वेग क्या आएगा, यही आएगा, देखिए वेग इक्वल टू K NO2 F2, ये देखिए अब इस बार सही आया। क्यों, क्योंकि हम कभी भी जो रासायनिक अभिक्रिया को देखकर अनुमान विधि से यदि हम निकाल लेते हैं तो ये हमारा द्रव्य क्रिया नियम है, वो यहाँ गलत सिद्ध हो जाता है, क्योंकि ये जो है पूरा थ्योरिकल है और जबकि ये प्रैक्टिकली है। इसलिए ऐसा डिफरेंट इसलिए हुआ दोनों में, क्योंकि ये दो पदों में होती है, और जब दो पद इसमें बताते हैं, जो पहला पद है वो स्लो, जहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया स्लो होती है, धीमी गति से होती है, वो ही अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारे दो नियम, उसका रीजन बताया था। अब देखिए एक और देखिए ऐसा कैसा एग्जाम्पल जिसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है वो सभी क्रियाकारक पर निर्भर नहीं करता है, उसको भी हम देखेंगे। जैसे एस्ट्रिफिकेशन, जैसे मान लेते हैं एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन है, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन यानी एस्ट्रीकरण। इस रिएक्शन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एस्टर है CH3COOC2H5, ये मान लो आपके एस्टर है। तो इस एस्टर के साथ में मैंने मान लो वाटर के साथ में रिएक्शन करी, तो मेरे पास में दो प्रोडक्ट प्राप्त हो गए। एक तो मेरे पास में आ गया CH3COOH और एक आ गया मेरे पास में C2H5OH, ये दो आ गए। तो अब मुझे इसके लिए वेग लिखना है, तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या लिखा जाएगा, तो देखिए इसके लिए वेग लिखा जाएगा, जो वेग होता है वो के, ये मैं वेग नियम से लिख रहा हूँ COOC2H5, ये एस्टर है। तो यहाँ देखो केवल जो एस्टर है उसकी जो मोलर सांद्रता है या उसका एक्टिव मास है यानी कि सक्रिय द्रव्यमान, तो केवल उसके बराबर हुआ। यहाँ H2O नहीं लिखेंगे क्रियाकारक का, H2O बिल्कुल नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे H2O, क्योंकि इस अभिक्रिया में जो होता है अभिक्रिया का वेग होता है वो वाटर की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो इसके लिए हमें अभिक्रिया का वेग कुछ अलग ही आया। तो ये दोनों विधि ध्यान रखनी है आपको। पहली विधि कौन सी हो गई, जो हमारे पास द्रव्य क्रिया का नियम, दूसरा जो है वेग विधि। तो वेग विधि हमें ज़्यादा काम लेने, क्योंकि वो हमेशा
उसको वरीयता ज़्यादा देनी है, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकली प्रूफ के आधार पर है। अब हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है वो देखिए, ये हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि। स्टूडेंट्स देखो अभिक्रिया की कोटि क्या है। जैसे मान लीजिए मैं कोई भी अभिक्रिया लिखता हूं, ये A प्लस बी मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें जो क्रिया कारक हैं वो ए बी मिलकर सी और डी प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ ए कितने बने ए, बी कितने बने स्मॉल बी, सी कितने बने सी और डी कितने बने डी। तो आपको पता है वेग नियम से हम इसको कैसे लिखते हैं, तो वेग ऐसे लिखेंगे, वेग इक्वल टू, यहाँ ए की जगह हम क्या लिखेंगे, वास्तविक गुणांक लिखेंगे x, और b की जगह क्या लिखेंगे, वास्तविक गुणांक y। ये हम इस प्रकार से इसको वास्तविक गुणांक लिखते हैं, क्योंकि कोई आवश्यक नहीं है ये a हो सकता है a हो सकता है ना हो, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। ये आपको मैंने पहले बताया। अब देखो हम जो इसमें बात करेंगे अभिक्रिया की कोटि, तो अभिक्रिया की कोटि कैसे होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब उसमें वेग नियम लगाकर उसके जो वास्तविक गुणांक होते हैं उनको यदि ऐड कर लिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। सीधा सीधा है। क्या हुआ अभिक्रिया का वेग, जो वेग नियम लगाने के पश्चात कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें जो सक्रिय द्रव्यमान के जो गुणनफल होते हैं उनके ऊपर जो घात लगी रहती है उनका योग, यानी कि ये घातें क्या है, वास्तविक गुणांक है। जबकि जो आपका द्रव्य क्रिया नियम है उनको हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, और यहाँ एक्स वाई को कहते हैं वास्तविक गुणांक। वास्तविक गुणांक का जो योग है वो क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। अब देखिए अभिक्रिया की कोटि तो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, डॉट 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 डॉट, ये भिन्नात्मक भी हो सकती है, पॉइंट में भी हो सकती है। अब यहाँ सबसे पहले जैसे मैं 0 जैसे शून्य कोटि की समीकरण एक एक लेते हैं। देखिए शून्य कोटि की समीकरण, शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ रिएक्शन लिखता हूं NH3 और इससे मैंने डिकम्पोजिशन हुआ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और यहाँ प्लेटिनम उत्प्रेरक कैटलिस्ट। तो ये देखो इस क्रिया में क्या हुआ, यदि मैं वेग नियम से लिखूं तो इसके लिए वेग नियम से यदि मैं इसका वेग लिखूं तो वेग क्या आएगा, मेरे पास में वेग ये आएगा NH3। यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 2 नहीं आएगा, यहाँ वास्तविक गुणांक 0 आएगा। इस अभिक्रिया के लिए वास्तविक गुणांक 0 आएगा। इसका अभिप्राय क्या हुआ, किसी की पावर 0 हो तो इसका मतलब होता है 1, तो वेग तो ये वेग स्थिरांक के बराबर हो गया, के बराबर हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आप किसी भी बर्तन में आप अमोनिया डाल दीजिए, किसी भी वेसल्स में अमोनिया डाल दीजिए और ये रिएक्शन करोगे
तो अमोनिया की चाहे कितनी भी मात्रा ले लो, चाहे जितनी भी मात्रा ले लो, तो वो हमेशा उसका वेग कांस्टेंट रहेगा, वेग स्थिरांक के बराबर ही रहेगा। यानी कि क्रियाकारक जो है उसकी सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, शून्य कोटि, क्योंकि यहाँ शून्य लगा तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गई है। स्पष्ट है। यदि मैं इसको द्रव्य नियम से लगाता तो यहाँ 2 आ जाता, क्योंकि स्टाइकियोमेट्री गुणांक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वेग नियम के अनुसार जब हम ये प्रैक्टिकली निकालते हैं तो ये शून्य कोटि की आएगी, क्योंकि प्रायोगिक आधार पर निकाली गई है। तो जब शून्य आएगी तो पावर शून्य होती है, तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो वेग जो होता है वेग स्थिरांक के बराबर होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के बाद में देखते हैं 1 कोटि की अभिक्रिया। एक कोटि की अभिक्रिया, 1 कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? देखो, जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये एथीन है, और एथीन की मैं हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कराता हूँ तो मेरे पास में एथेन बन गई, ये बन गई। अब इसके लिए मैं वेग लिखूँ तो क्या लिखूँगा? मैं लिखूँगा वेग इक्वल टू के C2H4। अब आप कहोगे हाइड्रोजन क्यों नहीं? क्योंकि ये हाइड्रोजन की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। 1 कोटि, केवल इसकी पावर 1 है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा 1 कोटि। 1 कोटि की अभिक्रिया, तो सिर्फ 1 ही कोटि की अभिक्रिया है, तो इसका जो वेग होता है वो हमेशा ये इसी पे निर्भर करता है, 1 कोटि पर। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये 0 कोटि की थी और ये 1 कोटि की। तो यहाँ क्या नई चीज़ आई कि हाइड्रोजन की जो है उसकी सांद्रता पर यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल किसकी? जो आपका ये एथीन है, एथीन की सांद्रता पर निर्भर करता। अब देखिए द्वितीयक कोटि, जो द्वितीयक कोटि होती है वो उसके बारे में बताते। तो देखिए द्वितीयक कोटि, द्वितीयक कोटि की अभिक्रिया, द्वितीयक कोटि की अभिक्रिया में देखिए, जैसे मेरे पास में हाइड्रोजन आयोडाइड है, तो हाइड्रोजन्स और आयोडीन में विभक्त हो गए। तो यहाँ देखो, यहाँ द्वितीयक कोटियाँ 2 है, तो इसमें इसका जो वैल्यू हम ऐसे लिखेंगे वेग, क्योंकि इसके अंदर जो स्टाइकियोमेट्री गुणांक वास्तविक गुणांक ही होता है, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू के, और ये HI, यह हम 2 लिख देंगे, इसमें 2 चल जाएगा, क्योंकि जो आपका द्रव्य क्रिया नियम और वेग नियम है उसमें सामान्यतः 90% तो जो द्रव्य नियम के अकॉर्डिंग वेग आता है वही वेग नियम से आता है। कुछ में भिन्न होता है, जैसे 0 कोटि में, 1 कोटि में, या आपका जो स्टाइकियोमेट्री गुणांक था वही वास्तविक गुणांक होता। तो ये हो गई द्वितीयक कोटि। अगला देखिए जो हम बात करेंगे तृतीयक कोटि की अभिक्रिया, तृतीयक कोटि की अभिक्रिया। तो देखिए तृतीयक कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, उसमें देखिए यहाँ सपोज कीजिए मेरे पास में ये NO प्लस O2 इक्वल टू NO2 बन गई। यहाँ मैंने लिख दिया 2, और यहाँ भी मैंने लिख दी जो इसमें ये 2NO, तो यहाँ इक्वल करने के लिए मैं लगा देता हूँ 2, और ये भी हो गई यहाँ 2। तो यहाँ पर आपने देखा, ऊपर लिख देता हूँ, नीचे नहीं दिखेगा, तृतीयक कोटि की अभिक्रिया यहाँ लिख देता हूँ। ये देखिए तृतीयक
कोटि की अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में देखिए, जैसे मेरे पास में ये NO है प्लस ये ऑक्सीजन है और यहाँ मेरे पास में बना NO2। तो इस अभिक्रिया में स्पष्ट है कि हम इसका वेग लिखेंगे तो वेग क्या आएगा, वेग इक्वल टू के NO की सांद्रता, ये जो है वास्तविक गुणा बन के यहाँ लगेगा, वास्तविक गुणा के बाद में यहाँ ऑक्सीजन। तो यहाँ देखो ये 2 और यहाँ इसकी पावर कुछ भी नहीं तो 1 होती, तो 2 और 1 कितने हो गए, 3, तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो गई। तो आपने देखा शून्य कोटि की अभिक्रिया, उसके बाद में एक कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। इस प्रकार से जो है भिन्न कोटि की अभिक्रिया होती है। जैसे ये देखो मेरे पास में मान लीजिए हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, तो यहाँ हाइड्रोजन जो ब्रोमाइड होती है उसके लिए यदि मान लीजिए मैं कोई अभिक्रिया निकालूं, तो ये देखिए ये हाइड्रोजन्स और ये हो गया ब्रोमाइड, तो इसके लिए क्या आएगा बताइए आप। तो देखिए स्पष्ट है, अभी हमें इसके लिए मान लो लिखना है, तो आप अब समझ गए होंगे कि कैसे लिखेंगे। कोई भी अभिक्रिया दे दो, किताब से आओ बार भी दे दो, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि HBr और यहाँ लिख देंगे हम 2। तो ये इतना इजी था। तो आप इस प्रकार से कोई भी जो अभिक्रिया की जो कोटि निकाल सकते हैं, किसी भी प्रकार से अभिक्रिया की कोटि, शून्य कोटि की, एक कोटि की, द्वितीय कोटि की, तृतीय कोटि की, हम अभिक्रिया की कोटि निकालना सीखें। अब देखिए जो आपका गैस स्थिरांक होता है, ये गैस स्थिरांक होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, जैसे गैस स्थिरांक मैंने लिखा K। अब मुझे कोई कह दिया जाए इसके लिए इसका ऐसा यूनिट लिखिए, तो ये देखो ये ध्यान रखना है, मोल लीटर इनवर्स, फिर इसको ब्रैकेट में बंद 1 - n और सेकंड इनवर्स, ये होगा। यानी कि आपको कोई पूछ लिया जाए तृतीय कोटि के लिए गैस स्थिरांक की यूनिट लिखी, तो आप कैसे लिखोगे, n की जगह हम लिख देंगे, तृतीय कोटि लिखने तो n की वैल्यू आ जाएगी 3, तो मैं लिख दूंगा K इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स और यहाँ 1 - ये मैंने n की वैल्यू लिख दी 3 सेकेंड इनवर्स। तो मेरे पास में इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, देखिए मोल लीटर इनवर्स, 1 में से -3 गया तो -2 सेकेंड इनवर्स, तो ये आ जाएगी, देखिए मोल। अब -2 को मान लीजिए इस मोल से मल्टीप्लाई करूँ तो -2 आएगा, और ये -2 और ये -1 को मल्टीप्लाई करूँगा तो +2 आएगा, और ये आ गया सेकेंड इनवर्स। तो ये इस प्रकार से इसकी तृतीय कोटि की जो ऐसा यूनिट क्या होगी वो हम निकाल सकते हैं। द्वितीय कोटि देते तो हम यहाँ 2 रख देते, 1 कोटि देते तो यहाँ 1 रख देते, 0 कोटि देते तो हम 0 कोटि। तो जो गैस स्थिरांक होता है उसकी ऐसा यूनिट हमको निकालनी हो तो n की वैल्यू में वो कोटि रख दी जाती है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ये भी बहुत ही सरल था। अब देखिए, अब हम जो लेंगे वो लेंगे जो अभिक्रिया का वेग होता है उसकी आणविकता। नाम से स्पष्ट है, अणुओं की संख्या, आणविकता। अणुओं की संख्या से स्पष्ट है कि भाई अणुओं की संख्या की बात होगी, आणविक संख्या। तो देखिए मान लीजिए कोई अभिक्रिया हो रही है A + B और ये प्रोडक्ट बना रही है, P प्रोडक्ट बना रही है, P उत्पाद बना रही है, क्रियाकारक से क्रियाफल P बनता है।
तो यहाँ 2 अणुओं ने भाग लिया। कितने अणुओं ने भाग लिया? 2। जैसे कोई मेरे पास में ये पात्र है और इस पात्र में जो है कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसमें ये ए अणु और बी अणु ये आपस में क्रिया कर रहे हैं। तो क्रिया कर रहे हैं तो देखिए ये जब आपस में क्रिया करेंगे तो कोई प्रोडक्ट बनाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ 3 भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक और है सी, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम ये 3 भी हो सकते हैं। 3 से ज़्यादा होने की संभावना कम होती है। तो 3 अणु एक साथ जब ये जो क्रिया करते हैं तो वो उसके अंदर कितने अणु हो गए? 3। तो ये कहलाती है अभिक्रिया के वेग की आणविकता। देखो कोटि जो होती है, कोटि तो घातांक पे डिपेंड करती है, जबकि आणविकता किस पे डिपेंड करती है? अणुओं की संख्या के ऊपर डिपेंड करती है। जो कोटि है वो 0 हो सकती है, लेकिन आणविकता कभी भी 0 नहीं हो सकती है। ये हमेशा ध्यान रखना है। अब देखिए आणविकता, जैसे मान लीजिए ये NH4NO2 इक्वल टू N2 प्लस H2, ये क्या हुआ? एक कोटि, यानी कि एक आणविक हो गया। एक आणविक, क्योंकि देखो एक अणु नहीं था, एक अणु सिर्फ। अब देखो द्विआण्विक, यहाँ 2 अणु भाग लेंगे। जैसे इस रिएक्शन है हाइड्रोजन आयोडाइड से डिकम्पोजिशन हाइड्रोजन और आयोडीन, तो यहाँ ये आपके यहाँ 2 अणु ने भाग लिया। इसी प्रकार से त्रिआण्विक, यहाँ देखिए NO प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू NO2। यहाँ देखिए एक और ये 2 अणु ने भाग, ये 2 अणु किसके? NO के, और एक अणु किसका? ऑक्सीजन का। तो कितने अणु हो गए? 3। तो ये हो गई त्रिआण्विक। तो इस प्रकार से हमें पता होना चाहिए अभिक्रिया की कोटि अलग चीज़ है और आणविकता अलग चीज़ है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने आज हमारे चैप्टर के अंदर क्या देखा? अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालते हैं, और उसके अलावा हमने देखा आणविकता कैसे निकालते हैं, और इसके अलावा द्रव्य नियम, द्रव्य क्रिया नियम क्या था और वेग नियम क्या था। तो आप इसको अच्छी तरह से स्टडी करते रहिए, बार बार इस चैप्टर को देखते रहिए। जितना अधिक देखोगे उतना अधिक समझ में आएगा। राइट डाउन कीजिए, नोटबुक में लिखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।